चुड़ैल की बांसुरी। एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलू के पापा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं। अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है इस साल? अरे बंधु क्या बताएं, बारिश ने तो परेशान कर रखा है। सही बात, बारिश की कमी ने दिमाग खराब कर दिया है। सरपंच गांव वालों के लिए एक खबर लेकर आता है। अच्छा मेरे गांव के भाइयों, सुनो जरा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। सरपंच जी, मेरे खेतों में कीड़ों ने परेशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे वो लोग। तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें उससे। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और तीनों सोचते हैं कि वो शाम के वक्त मैदान पर मिलेंगे और वहीं से रवाना हो जाएंगे। तीनों दोस्त मैदान पर मिलते हैं और जैसे ही निकलना शुरू करते हैं तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी ओर सम्मोहित स्थिति में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दोपहर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ के दिखा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता। अच्छा, कितना भागेगा? आखिरकार तो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ, तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। खेलते खेलते अचानक से एक बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। शाम हो गई है और बच्चों के घर न आने की वजह से उनकी माँ मैदान में पहुँच जाती है। राजन बेटे, अरे ओ राजन बेटे, किधर चले गए? इतनी देर हो गई, घर वापस क्यों नहीं आए बेटे? तपन बेटा, चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलोगे? और गोलू, ओ गोलू! तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं। अरे राजन और गोलू की मम्मी, आप इधर? राजन और गोलू घर नहीं आए क्या अभी तक? नहीं तो दोपहर में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेलने जा रहा है। मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हम तीनों अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इधर ही खेल रहे होंगे तीनों बच्चे। ये कहकर तीनों बच्चों की माएं उन्हें ढूंढने निकल गई। बहुत देर हो गई और फिर भी तीनों बच्चे मिले नहीं। तीनों की माएं मैदान पर फिर से मिलती हैं। सुनिए जी, ये तीनों मिल ही नहीं रहे हैं और मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। गोलू की माँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। एक उम्मीद की आशा लेकर तीनों अपने बेटों की फिक्र में सरपंच के घर जा पहुंचती है। सरपंच अपनी शाम की चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। तभी तीनों की माँ हड़बड़ी में भागकर उनके पास आती है। अरे अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दोपहर से खेलने गए हैं और अब तक लौटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आ गए। अच्छा, इनके पिता कहाँ है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए जिधर वो आखिरी बार खेल रहे थे। सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ सुराग खोजना शुरू करते हैं। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां ये तीनों साथ में मिलते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई जगह नहीं पता। अचानक से वही बांसुरी की आवाज आना शुरू हो जाता है और सरपंच सम्मोहित होकर उस आवाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अरे तिवारी जी, आप ठीक तो हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ तिवारी जी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सरपंच बांसुरी की धुन में झुककर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। हाँ, सरपंच जी भी उसी दिशा में जा रहे हैं।
सरपंच का पीछा कर तीनों मैदान के टूटे हुए बंगले पर पहुंच गए और सरपंच के पीछे दरवाजे के अंदर घुस गए। तीनों बंगले के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छे से संभाला गया है बंगला। उतने में एक हंसी की आवाज आती है। मेरी बांसुरी, तूने मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया। हमेशा अपने जादू से लड़कों को खींच लाती है। ये बोलते ही राजन की माँ को तीनों बच्चे और उनके पिता वहाँ चुड़ैल के पास लेटे हुए दिखते हैं। अरे वो देखो गोलू के पापा। अरे रे। अरे गोलू की माँ, आप चुप रहिए ना जरा। उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन? लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सबको भी यही बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुड़ाना होगा। एक काम करते हैं। राजन की मम्मी गोलू और तपन की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिल्कुल सही कह रही हो राजन की मम्मी। चलो आज इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। तीनों माएं अपने छुपने की जगह से बाहर निकलती हैं और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये तो बढ़िया है। अब इसका असर औरतों पर भी हो रहा है। वाह जी वाह। तीनों माएं चुड़ैल की थोड़ा करीब आती हैं। राजन और गोलू की माँ चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और तपन की माँ बांसुरी हाथ से पकड़कर तोड़ देती है। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया? मेरी बांसुरी को तोड़ दिया। अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अरे तुझे क्या लगा चुड़ैल कहीं की हमारे बच्चों को और पतियों को हाथ लगाएगी तू? बांसुरी टूटने की वजह से चुड़ैल खाक होकर गायब हो जाती है और सारे लोगों की आंख खुल जाती है। सब अपने परिवार को लेकर उस बंगले से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ना, नारी। चुलबुली बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है? विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। टी कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी। चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है।
सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूं तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहां से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहां आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके? हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज है। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा। तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। चाइनीज बहू। हे भगवान, फिर से यह कोरोना नाम का राक्षस जाग गया। इस बार तो ड्रैगन के मुंह से मौत बरस रही है। सही बोल रही है माँ जी, मुझे तो अब शर्म ही आती है कि मैं चाइना से हूँ। न जाने क्या क्या खाती हैं, कैसी कैसी बीमारी फैलाती हैं। अरे बहू, लेकिन वहीं से तो तू भी आई है ना मेरी लाडो। तू तो अंडा भी नहीं खाती। माँ जी, अच्छा खासा सब ठीक हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिर निकल कर आ गया। काश चाइना वालों को थोड़ी सी और अकल होती तो आज हम लोगों से अपने यूं जुदा ना हो रहे होते। कोरोना की नई लहर से देश में हो रही मौतों और घर में बंद रहने के कारण हमारी चाइनीज बहू बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब हमारी चाइनीज बहू परेशान सी रहने लगी। अरे क्या बात है मेरी चाइनीज गुड़िया, आज तू एक्सरसाइज नहीं करेगी? अरे ना तो तूने जूस पिया है, क्या हो गया लाडो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अच्छा नहीं लग रहा। लोग मर रहे हैं और मैं जूस पीऊं? माँ जी, चाइना से आई ये महामारी और मैं भी तो चाइना से ही आई ना। अरे अरे बेटा, ऐसा ना सोच। सास पूरी कोशिश करती कि वो चाइनीज बहू को समझाए कि इस बीमारी के लिए वो खुद को दोषी ना समझे, लेकिन माँ जी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, अब सबका खाना बना दिया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। सास ने अपनी हंसती खेलती बहू का ये रूप तो कभी देखा नहीं था, लेकिन करती भी तो क्या। अगले दिन सुबह सुबह, अरे
ये पूरे घर से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। ये कौन है जो चाय बनने के वक्त लंच बनाकर तैयार कर रहा है? वो किचन में आती है जहाँ चाइनीज बहू ने शुद्ध वैष्णव खाना तैयार कर रखा था। अरे बहू, सोई नहीं क्या जो इस वक्त इतने प्रकार का खाना बना लिया? हाँ माँ जी, क्या करे, जब दिल में बोझ हो तो नींद नहीं आती, तभी तो मैंने सोचा मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना पहुँचा दूंगी। वो ढेर सारा खाना रोज बनाती और गरीब और बेसहारा लोगों में बांटती। क्या कर रही है बहू? कितने दिनों से देख रही हूँ तू अच्छे से सोती भी नहीं है। क्यों कर रही है लाडो? क्या करूं माँ जी, मेरे देश के लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सो जाऊं, मुझसे नहीं होता। एक दिन चाइनीज बहू पीपीटी किट पहनकर खड़ी होती है। अरे ये क्या बेटा, खाना देने जा रही है या लड़ाई लड़ने? माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं घर से बाहर रहकर कोरोना के मरीजों की देखभाल करूंगी। ओ प्लीज प्लीज आप मुझे रोकना नहीं। नहीं नहीं बहू, ये तो तूने बहुत ही नेक काम सोचा है। बस बेटा तू अपना ख्याल रखना। बहू वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास की रोज फोन पर बहू से बात होती। घर पर क्या है माँ, क्यों भेज दिया तूने उसे? बाहर कितना खतरा है, उसे कुछ हो गया तो? अरे बिल्कुल चिंता ना कर, उसने सारे नियम कायदे को फॉलो किया है। अरे वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और अगर मैं उसे मना कर देती ना तो उसकी अंतरात्मा उसे सोने नहीं देती। तू तो सारा दिन घर से ऑफिस का काम करता, लेकिन मैंने देखा है उसे कितना परेशान रहती थी कुछ दिनों से। हाँ वो भी है। उधर चाइनीज बहू लोगों का खूब ख्याल रखती, उन लोगों तक खाना पहुंचाती, उनके बच्चों की देखभाल करती। एक दिन बहू अपनी सोशल साइट देख रही थी तो उसे दिखता है कि एक आदमी ने बच्चों की देखभाल के लिए पोस्ट डाली है। बहू उसे फोन करती है। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, प्लीज बताओ। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं और मेरी बीवी दोनों ही कोरोना से पीड़ित हैं। हम लोगों के बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। हाँ बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ, मुझे आपका एड्रेस बताओ। वो आदमी बहू को पता लिखवाता है। वहाँ वो पहुँच जाती है। ओह, ये किसे बुला लिया आपने? ये तो चाइनीज है, इसी के कारण तो हम लोगों का देश इस परेशानी से जूझ रहा है। अरे पर ये तो हिंदी में बात कर रही थी। तभी बीवी की ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। रुकिए, मैं आपको एक अस्पताल में बेड भी दिला देती हूँ, वो मेरे अंकल का अस्पताल है। चाइनीज बहू फोन पर बात करके उन लोगों को बेड दिलाती है, जहाँ पति की भी तबीयत खराब हो जाती है और दोनों को बेड दिलाकर बहू घर में बच्चों की पूरी देखभाल करती है। सास का बहू पर फोन आता है। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, कैसी है रे तू? अरे माँ, पीछे की गली में ही हूँ मैं। वो खालिया लोग है ना, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कोरोना हो गया था। मैंने उन लोगों को श्रीवास्तव अंकल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब मैंने माँ जी उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। अरे जीती रहे बेटा, कोई जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ जी, सब कंट्रोल में है, बस इन बच्चों के माँ बाप ठीक होकर घर आ जाए। अच्छा माँ, इन लोगों के घर का फोन बज रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। लैंडलाइन में घर के मालिक का फोन था। हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ इलाज महंगा है और हम लोगों के पास पैसे नहीं है। जितना इलाज हो सकेगा उतना ही होगा। हमारे बाद प्लीज आप हमारे बच्चों को संभाल लेना। नहीं ऐसे मत बोलिए, मैं अस्पताल वालों से बात करती हूँ। बहू अपनी बैंक से अस्पताल वालों को पैसे दे देती है और फोन पर कहती है, मैंने आप लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, इन दोनों का अच्छे से इलाज होना चाहिए। पैसे की जरूरत होगी तो मैं और डाल दूंगी। सारा दिन बहू
कोरोना पेशेंट के बच्चों को देखती, रात में ढेर सारा खाना पैक करके जरूरतमंदों में बांटती। सोशल साइट्स के जरिए भी वो लोगों से जुड़कर उनकी मदद करती। फिर एक दिन घर का मालिक और उसकी बीवी ठीक होकर घर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। भाई नहीं, पैसा दिया था, लेकिन वो जब आप बिल्कुल ठीक हो जाना तो क्षमा कर दे देना, कोई बात नहीं। दोनों पति पत्नी चाइनीज बहू का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो हम लोगों के लिए भगवान की तरह हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाइनीज बहू बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर सास को पूरी बात बताती है। देख मेरी चाइनीज गुड़िया, तुझे चाइना का होने पर अफसोस था ना, लेकिन तूने सच्चे दिल से लोगों की सेवा करके ये बता दिया कि बेटी कहीं की भी क्यों ना हो, ससुराल आकर वो ससुराल के रंग में ही रंग जाती है। अब तो तू मेरी भारतीय बहू है। हाँ।